मिथिला के महाराज अंबिराज बेचैनी से चाणक्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि कैकेयी के अमात्य उदयन उनसे मिलने आए। तो उन्होंने तुरंत अमात्य को दरबार में बुलाने का आदेश दिया, और कुछ ही क्षणों में जब कैकेयी के अमात्य वहां पहुंचे तो अंबिराज ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया। स्वागत है अमात्य। प्रणाम महाराज। विराजिए। आप पिता समान है महाराज, तो आपके खड़े रहते मैं कैसे बैठ सकता हूं? उचित है, ये लीजिए। अब तो आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य। तो कहिए अमात्य उदयन, कैसे आना हुआ? महाराज पर्वतेश्वर कैसे हैं? महाराज पर्वतेश्वर कुशल से हैं और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। उन्हें भी हमारी ओर से नमस्कार कहना। अवश्य। तक्षशिला नरेश, महाराज पर्वतेश्वर ने मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ यहाँ आपके समक्ष भेजा है। कहिए, क्या बात है? जैसा कि आप सब जानते हैं महाराज कि कैकेयी की विचारधारा सदैव से सीमांत प्रदेशों के साथ मधुर संबंधों की रही है, और आप हमारे वरिष्ठ भी हैं। इसलिए महाराज पर्वतेश्वर के मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। परंतु महाराज, कोई तो है जो आपकी इस छवि को धूमिल करना चाहता है। क्या? आप स्पष्ट कहें, बात क्या है? बात यह है महाराज कि पिछले कुछ समय से कैकेयी की शांति और अखंडता के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हम इस बात का पता लगा ही रहे थे कि पिछले दिनों हम पर आकस्मिक आक्रमण हुए। आक्रमण? हाँ महाराज, आक्रमण। पिछले दिनों जब मैं सीमा पर सुरक्षा की पड़ताल के लिए गया था, तभी कुछ अनजान आक्रमणकारियों ने हम पर आक्रमण किया, और वो आक्रमणकारी और कोई नहीं, भीलों के वेश में गांधार के ही सिपाही थे। हमारे सिपाही? नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको अवश्य ही कोई... ये सत्य है महाराज। हमारे वीर सिपाहियों ने पलटवार किया और उन्हें मार भगाया, परंतु वो आक्रमण इतना भीषण था कि मैं भी बाल बाल बचा हूं उसमें। ये देखिए, ये मुझ पर हुआ ये घाव, ये घाव साक्षी है उस आक्रमण का। परंतु हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं अमात्य, और ना ही हम ऐसा कभी कर सकते हैं। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे ही सिपाही हैं? हमने इस बारे में पूरी जांच कराई गांधार राज, और हमने पाया कि वो गांधार के ही सैनिक थे। उन्होंने भीलों का वेश धरकर हम पर आक्रमण किया ताकि उनकी अपनी पहचान छिपी रह सके। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और हमारी गोपनीय सूचना भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि आपके जितने भी सैनिक उस लड़ाई में घायल हुए, उतने ही सिपाही आपके राज्य में अचानक अवकाश पर गए बताए जा रहे हैं। इतना सब कुछ मात्र एक संयोग नहीं हो सकता महाराज। यदि आप चाहें तो स्वयं इसकी जांच करा सकते हैं। वो तो हम अवश्य करेंगे ही, और उस दोषी को पाताल से भी खोज कर निकालेंगे अमात्य, जिसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है, जिसने दोनों मित्र राज्यों के संबंधों पर वार किया है। हम शांत हो महाराज, शांत। हम जानते हैं कि आपके मन में कैकेयी के लिए कोई बैर नहीं है, परंतु मुझे लगा कि ये सब आपके संज्ञान में आना आवश्यक था, इसलिए। मैं सारे गांधार की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं अमात्य। मेरे सैनिकों के कारण आप घायल हुए। मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हो रहा है इस बात का। ये क्या कर रहे हैं महाराज? कृपया कर आप मेरे समक्ष हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। अमात्य, महाराज पर्वतेश्वर से कहना कि मैं गांधार की ओर से वचन देता हूं कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। दोनों राज्यों के संबंध सदैव की भांति मधुर बने रहेंगे, और इस घटना की जांच के पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी महाराज। अब आज्ञा चाहूंगा। कैकेयी के अमात्य ने जो कुछ कहा था उससे अंबिराज को बहुत जोर का झटका लगा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पीठ पीछे ये सब हो रहा है।
हालांकि अम्बिराज का इतना सम्मान था कि इतनी बड़ी घटना होने पर भी कैकेयी के महाराज पर्वतेश्वर ने तक्षशिला पर आक्रमण नहीं किया था। तो फिलहाल अमात्य के जाने के बाद भी अम्बिराज इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि तभी चाणक्य ने प्रवेश किया। महाराज को मेरा प्रणाम। आइए चाणक्य। विराजिए। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मन में एक साथ इतनी उलझनें चल रही हैं आचार्य की। चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं महाराज। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा। चाणक्य, एक राजा होने के नाते हमें अपनी प्रजा के हित अहित दुख सुख के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की भी चिंता रहती है। पर अब आप भी इस बात को समझते हैं कि हमारे पास बहुत समय नहीं है। आयु हो चुकी है हमारी। आज नहीं तो कल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? सत्य यही है आचार्य, जो आया है वो जाएगा। इसलिए हमें गांधार की प्रजा के भविष्य की चिंता है। हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद गांधार और उसकी प्रजा के साथ न्याय हो भी सकेगा, या हमारे पूर्वजों ने जिस गांधार की माटी को अपने रक्त से सींचा, उसके उत्तराधिकारी उसे कहीं अंधकार में न धकेल दें। बस यही चिंता सोने नहीं देती आचार्य। हमने देखा महाराज कि कुमार ने आपके साथ क्या व्यवहार किया। वो सब बहुत ही शर्मनाक था। और उससे भी शर्मनाक ये कि तक्षशिला अपने पड़ोसी राज्यों के साथ की गई संधियों को तोड़ रहा है, उनसे उलझ रहा है, और कुमार ये सब आए दिन करते रहते हैं। समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। आप कुमार से ही क्यों नहीं पूछते महाराज कि उनके मन में क्या चल रहा है? उनसे हर विषय पर खुलकर चर्चा कीजिए। जिन पर आपकी और कुमार की सहमति नहीं बनती उन्हें समझाइए कि कम से कम तब तो पड़ोसी राज्यों से मिलजुल कर रहना चाहिए जब हम पर बाहरी शक्तियों का खतरा मंडरा रहा है। बाहरी शक्तियों का खतरा? हाँ, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है महाराज, मैं देख पा रहा हूं कि यदि इतनी संख्या में पलायन हो रहा है तो अवश्य ही यह किसी विशाल सेना का ही कार्य है। और यदि वो आक्रमणकारी सिंधु के उस पार पहुंच गया है तो इस पार क्यों नहीं आएगा? इसलिए महाराज, हम सबको चाहिए कि आपसी झगड़ों और छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर एकजुट हों और बड़े खतरे की ओर ध्यान दें। अन्यथा कल तो किसी ने नहीं देखा। आप उचित कहते हैं। हमें कुछ परंतु आपको ये सब कैसे पता? मैं शरणार्थियों से बात करने और बहुत सारा चिंतन मनन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं महाराज। यद्यपि मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, परंतु सारे घटनाक्रम पर विचार करें तो यह असंभव नहीं लगता। मैं अपने स्तर पर भी इस घटना की पुष्टि करने का प्रयास करूंगा। उचित। हम भी इस विषय पर अपने गुप्तचरों से बात करेंगे चाणक्य। अब मुझे आज्ञा दें। और हां, कुमार को भी ये सारी बातें समझाएं। आशा है कि वो आपकी बातों को समझेंगे।